पीआईए की वो फ्लाइट पहले ही ओवर बुकिंग का शिकार थी और नुमान यहाँ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे उसके खुसूसी होने का गुमान गुजरे। उसने ट्रेवल एजेंट से फोन पर कह दिया था कि किसी और एयरलाइन से टिकट बुक करवा दे। रवानगी में अभी 3 दिन बाकी थे और 19 तारीख के खुसूसी त्यौहार की वजह से 19 तारीख की हर फ्लाइट बहुत पहले से बुक थी। ट्रेवल एजेंट शाहिद मियां ने उसे श्रीलंकन एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास में सीट दिला दी थी। इस फ्लाइट को खटमंडू से दिल्ली और फिर कराची जाना था। कानूनी ज़ाब्तों और खुसूसी अहकामात की वजह से उसे सीट अपनी असली शनाख्त के साथ बुक करवानी थी। ये उसकी मजबूरी थी। बुकिंग क्लर्क मिस समैंथा ने, जो मकामी लड़की और गुज़श्ता 3 साल से ट्रेवल एजेंसी से वाबस्ता थी, बड़ी फुर्ती और अपने ज़ाती असर रसूख से काम लेकर शाहिद मियां की खुसूसी फरमाइश पर यह सीट हासिल की थी। शाहिद मियां मकामी मुसलमान और गुज़श्ता 20 साल से ट्रेवल के बिजनेस से मुंसलिक थे, लेकिन उन्हें समैंथा जैसी स्मार्ट लड़कियों की जरूरत हमेशा से ही रही थी। खटमंडू बहुत बड़ा बिजनेस स्टेशन नहीं था। उन्हें उमूमन बॉम्बे और दिल्ली से फ्लाइट्स लेना पड़ती थी, जिसके लिए उनका आना जाना भारत लगा रहता था। समैंथा के समाजी ताल्लुकात उनके बहुत काम आते थे। जो काम वो अपनी कारोबारी साख और असर रसूख से नहीं ले सकते थे, वो समैंथा की सिर्फ एक मुस्कुराहट और अदा से ही हो जाया करता था। उसने कई नामुमकिन सीटें उनके लिए मुमकिन बना दी थी। समैंथा को भी अपने मालिक की इस कमजोरी का एहसास था, जिसका वो अपनी हैसियत के मुताबिक फायदा उठाती रहती थी। शाहिद मियां को इस बात का इल्म नहीं था कि समैंथा उनसे ज्यादा किसी और की नौकरी कर रही है, जिसका उसे अलग से बड़ा खतीर मुआवजा मिलता था। क्योंकि समैंथा की ये नौकरी ऐसी नहीं थी जिससे बराह रास्त शाहिद मियां या उनका बिजनेस मुतासिर होता, इसलिए उन्हें भी इसकी कोई खास फिक्र नहीं थी। इस नौकरी का आगाज करीबन 2 साल पहले तब हुआ था जब शदीद बारिश में एक रोज प्रकाश ने उसे अपनी कार में लिफ्ट देकर घर तक पहुंचाया था। खटमंडू की जोरदार बारिश और जाती गाड़ी के बगैर सफर करना कार-ए-दारत था। समैंथा उस रोज वाकई बहुत परेशान थी जब न जाने कहां से प्रकाश किसी फरिश्ते की तरह उसकी मदद को आया और उसने मुस्कुराकर समैंथा को घर पहुंचाने की ऑफर दी। आम हालात में अगर वो ऐसी कोई ऑफर करता तो मुमकिन है समैंथा कुछ देर के लिए सोचती, लेकिन ऐसी शदीद बारिश में उसने प्रकाश की इस ऑफर को खुदावंद यस्सू का खुसूसी तोहफा ही जाना और दूसरे ही लम्हे मुस्कुराते हुए कार का अगला दरवाजा खोलकर उसके साथ बैठ गई। रास्ते में प्रकाश ने उससे कोई खास बात सिवाय मौसम के नहीं की थी और मामूल से ज्यादा होने वाली बारिशें ही दोनों का मौजू रहीं। अलबत्ता घर के दरवाजे पर उतारते हुए जब उसने बताया कि उसका अपना घर बिल्कुल मुखालिफ समत में और यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर दूर है, तो समैंथा का दिल धक से रह गया। वो कोई ऐसी हुस्न परी भी नहीं थी जिसके लिए प्रकाश जैसा खूबसूरत और कद्दावर नौजवान इस तरह कुर्बानी देता। वो बोला, घबराइए नहीं, मैं आपको जानता हूँ और रोजाना आपको देखता भी हूँ। अगले इंकिशाफ ने समैंथा का दिल मुट्ठी में भींच लिया। हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से वो बात भी मुकम्मल न कर पाई। बोली, आप मुझे? प्रकाश ने उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। बोला, क्या हम इसी तरह खड़े खड़े बातें करते रहेंगे? बादल जोर से गरजा और समैंथा का दिल दहल कर रह गया। बोली, आई एम सॉरी, आइए ना। उसने अजब सरशारी के आलम में प्रकाश को अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां आजकल वो अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसकी माँ कुछ रोज पहले ही अपनी मिशनरी के साथ किसी दूर दराज इलाके में गई थी। समैंथा ने प्रकाश के लिए कॉफी तैयार की और उसकी बातों के नशे में डूबती चली गई। प्रकाश की बातें उसे बहुत अजीब लेकिन बड़ी दिलनशीन लग रही थी। प्रकाश ने बताया वो बिजनेसमैन है, तमिलनाडु का रहने वाला है और गुज़श्ता 15-20 रोज से समैंथा को छुप कर देखता रहता है। समैंथा का फिगर उसकी कमजोरी बन गया था। उसने खुलकर इस बात का एतराफ भी कर लिया कि आज वो बहरहाल समैंथा से इजहार मोहब्बत करने वाला था। समैंथा के लिए ये सब कुछ किसी ख्वाब के मुआफिक था। खुशी से उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। उसके बजिद होने पर ही प्रकाश ने वो रात समैंथा के फ्लैट में गुजारी और पहली ही रात ये बात भी अपने अमल से साबित कर दी कि उसे वाकई समैंथा बहुत पसंद है। प्रकाश और समैंथा की मोहब्बत बांस के दरख्त की तरह परवान चढ़ी। प्रकाश ने उसे तमिलनाडु आने की दावत दी और उसके लिए सारे अखराजात भी खुद ही बर्दाश्त किए। तमिलनाडु में समैंथा का इस्तकबाल किसी शहजादी की तरह हुआ, जिससे समैंथा पिघल पिघल गई। दोनों की मोहब्बत का आगाज बड़ा ही तूफानी था। 3 माह तक दोनों एक दूसरे की शदीद जरूरत बने रहे। समैंथा की जिंदगी में प्रकाश गो पहला आदमी तो आया नहीं था, अलबत्ता बहुत अरसे बाद उसे प्रकाश जैसा जवां मर्द नसीब हुआ। एक रोज प्रकाश ने उसे अपनी आमदन डबल करने की ऐसी आसान तरकीब बताई कि समैंथा अशश कर उठी। वो बोला, ज्यादातर एजेंसी के लोग तुम्हारी ट्रेवल एजेंसी के ग्राहक हैं, तुमने कुछ नहीं करना, बस मामूल का काम करती रहो। अलबत्ता जब किसी भी एजेंसी, खुसूसन पाकिस्तान और चीन की एजेंसियों की कोई टिकट बने तो उसकी तफसीलात का एक फैक्स इस नंबर पर कर दिया करो।
उसने एक नंबर लिखकर समंथा को दिया। समंथा ने लालची निगाहों से उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। बोली, लेकिन इस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? प्रकाश ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, नो प्रॉब्लम डार्लिंग। और समंथा ने सर तस्लीम खम कर दिया। उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। खटमंडू में करीबन हर काबिल जिक्र सिफारत खाने या काउंसलेट के मुलाजिमीन एयरलाइन का टिकट बनवाने के लिए शाहिद मियाँ की एजेंसी में ही आया करते थे। समंथा टिकट होल्डर का नाम, फ्लाइट का नंबर और वक्त अलग से नोट करती और फैक्स कर देती। हर माह बंधी हुई रकम का लिफाफा उसे अपने घर वसूल हो जाता, जो उमूमन दस्ती दिया जाता था। समंथा को अब इस काम का मजा आने लगा था। एक साल बाद ही प्रकाश गायब हो गया, लेकिन अब समंथा भी बड़ी समझदार हो गई थी। उसे अच्छी तरह इस बात की समझ आ गई थी कि प्रकाश कौन था और अब उसकी जगह रॉ का कौन सा स्टेशन ऑफिसर उससे राब्ता कर रहा था। उसे मजीद सहूलत के लिए मकामी फोन नंबर दे दिया जाता था, जहां फोन करके वो किसी भी सिफारतकार की टिकट से मुतल्लिक मालूमात बताया करती। ये बड़ा आसान और महफूज तरीका था। इस दौरान समंथा ने खुद पेशरफ्त करके अपनी पीआर में इजाफा कर लिया था और अपने दोस्तों के जरिए अक्सर भारत के बड़े बड़े शहरों के चक्कर लगा लिया करती। तोहफे तहाइफ उसे अलग मिल जाया करते थे और हर माह बंधा हुआ मुआवजा तो था ही। अब समंथा को इस बात का इल्म भी हो गया था कि उसके दोस्तों को ज्यादातर किन मुसाफिरों में दिलचस्पी होती है। पाकिस्तान और चीन के सिफारतकारों का टिकट बनने के बमुश्किल 10 मिनट के बाद ही उनके फ्लाइट शेड्यूल से वो अपने दोस्तों को मुत्तला कर दिया करती थी। उस रोज जब शाहिद मियां ने उसे पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिसर नुमान के लिए खुसूसी सीट हासिल करने के लिए कहा, तो समंथा के जहन में शाहिद मियां से ज्यादा उसका नया बॉस अशोक मौजूद था, जो न सिर्फ प्रकाश की जगह ले चुका था बल्कि प्रकाश की तरह समंथा ने उससे पक्की दोस्ती भी कर ली थी। 5-6 रोज के बाद एक आध रात दोनों इकट्ठे जरूर बसर कर लिया करते, ताकि उनकी दोस्ती मजीद मजबूत होती रहे। अब समंथा की आमदन भी काफी बढ़ गई थी। उसका मुआवजा तो पहले से दुगना हो ही गया था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ बहानों से अशोक उसे नवाजता रहता। तोहफे तहाइफ उसके सिवा होते। नुमान ट्रैवल एजेंसी पर खुद टिकट बनवाने आया था, इसलिए उसका नाक नक्शा भी समंथा ने जहन नशीन कर लिया था, जिसमें अब वो काफी माहिर हो चुकी थी। उसी रोज शाम 6 बजे अशोक ने उससे मामूल की मुलाकात करनी थी और जब उसने अशोक को नुमान की बुकिंग से मुतल्लिक बताया तो जैसे अशोक को जिंदगी का शानदार सरप्राइज मिल गया हो। उसने अगले ही लम्हे समंथा से इजाजत तलब की तो समंथा हैरान रह गई, लेकिन खिलाफ तवक्को एक लिफाफा उसने समंथा की तरफ वक्त से पहले ही बढ़ा दिया था, जिसे समंथा ने हैरत से वसूल किया। बोली, लेकिन आज तो। अशोक ने उसकी बात काटते हुए कहा, 16 तारीख है। वो बोली, हाँ, और मैं न। अशोक बोला, भूल जाओ उसे समंथा, ये मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट है, क्रिसमस गिफ्ट इसके अलावा होगा। समंथा को अच्छी तरह समझ आ गई। अब वो बहुत होशियार हो चुकी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि लाशौरी तौर पर सही उसने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिसका उसे मामूल से ज्यादा इनाम मिल रहा है। अशोक के इस तरह वहां से चले जाने पर तो उसे अपनी बात का यकीन हो चला था, क्योंकि आज उन्होंने साबिका मामूल के मुताबिक यहाँ से इकट्ठे शाम को डिनर के लिए जाना था, जिसके बाद अशोक उसके साथ रात गुजार कर अलस सुबह वापस जाया करता। अशोक ने यह खबर और मुतल्लिका मुसाफिर की तफसीलात ज़हन नशीन करने के बाद अपने ऑफिस में आकर कंप्यूटर संभाल लिया। कंप्यूटर को दी गई नुमान की सूरत से मुतल्लिक तफसीलात ने कंप्यूटर स्क्रेप पर नुमान का जो खाका दिखाया था वो बिल्कुल उस तस्वीर से मिलता था जिसकी दर्जनों कॉपियां रॉ के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन आशीष कुमार की तरफ से उन्हें फराहम की गई थी। उसने फतह के नशे में सरशार फोन पर ये इत्तला जब आशीष कुमार को दी तो आशीष कुमार ने जिस गर्मजोशी से उसका शुक्रिया अदा किया, उसका एहसास उसे फोन पर ही हो गया था। उसने आखिरी बात कही, और हाँ, लड़की पर नजर रखना। ये कहकर उसने फोन रख दिया। अशोक ज़ेरे लब मुस्कुराया, बोला, लड़की कहीं नहीं भागी जा रही सर, साली हमसे बचकर जा कहाँ सकती है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और फिर खुद ही हंसने लगा। हिल्टन होटल के कमरा नंबर 223 में मौजूद फ्लाइट इंजीनियर राजन सिंघे ने मामूल के मुताबिक सुबह उठकर बेड टी ली थी। उसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया और तैयार होने के बाद उसने नाश्ता अपने कमरे में मंगवा लिया। नाश्ते के दौरान वो टीवी पर मामूल की खबरें सुना करता था, क्योंकि अखबार देखने का मौका उसे कम ही मिलता था। हिल्टन होटल के मेन किचन में कमरा नंबर 223 से नाश्ते के लिए आने वाली कॉल हेड वेटर धनराज बहादुर ने सुनी और अब वो मामूल के मुताबिक उसके लिए नाश्ता ट्रे में सजा रहा था। ट्रे उठाकर उसने इंचार्ज किचन को बिल से आगाह किया, जहां से एक कॉपी अकाउंट्स ब्रांच को चली गई और किचन से बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद वो लिफ्ट के सामने खड़ा था। खाली लिफ्ट में दाखिल होकर उसने आखिरी मंजिल का बटन दबाया और अपने एप्रन की जेब में मौजूद एक पुड़िया निकालकर उसे एहतियात से खोलते हुए सारा सुफूफ चाय की चानक में उंडेल दिया। ये काम उसने बड़ी तेजी से और बगैर किसी घबराहट के किया था, जैसे उसका आदी रहा हो।
लिफ्ट इस दौरान आखिरी मंजिल पर पहुंचकर रुक गई थी, जहां से उसने वापसी के लिए दूसरी मंजिल का पुश बटन दबा दिया और इत्मीनान से बाहर निकल आया। कमरा नंबर 223 के सामने पहुंचकर उसने बड़े शरीफाना अंदाज में दस्तक दी। दरवाजा राजन सिंघे ने खोला। धनराज बहादुर ने मुस्कुराते हुए उसे सुबह बखैर कहा और अंदर दाखिल होकर बड़े सलीके से चाय के बर्तन मेज पर सजा दिए। राजन सिंघे ने उसकी तरफ देखे बगैर टीवी पर नजरें जमाते हुए कहा, 20 मिनट के बाद बर्तन ले जाना, मुझे आज 12 बजे चेकआउट करना है। धनराज बहादुर ने इताअत में गर्दन हिलाई, यस सर, और मजीद खिदमत का इस्तिफसार करने के बाद कमरे से बाहर आ गया। उसने किचन की तरफ वापस जाने की बजाय मेन हॉल का रुख किया और टेलीफोन काउंटर की तरफ चला गया, जहां लोकल कॉल फ्री की सहूलत मौजूद थी। फोन से उसने एक लोकल नंबर मिलाया और दूसरी तरफ मौजूद मिस्टर वर्मा से बात करते हुए उसे कहा, काम हो गया सर, और फोन रख दिया। अब वो इत्मीनान से अपने किचन की तरफ जा रहा था। रॉ के नेपाल में मौजूद सब हेडक्वार्टर में मौजूद मिस्टर वर्मा ने जैसे ही धनराज बहादुर की कॉल सुनी, उसने अगले ही लम्हे उस पैगाम को इंतहाई महफूज मवासलाती राब्ते पर आशीष कुमार तक पहुंचा दिया, जिसने मुस्कुराते हुए वर्मा का शुक्रिया अदा किया और अपने एक हाथ की बंद मुट्ठी को दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए खुशी का इजहार किया। वो मारा, उसने कहा और खुद ही हंसने लगा। ऑपरेशन रेड स्टार शुरू हो चुका था। राजन सिंघे ने मामूल का नाश्ता करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर मिलाया और उससे बातें करने लगा। उसने ब्रास स्टेशन पर, जहां श्रीलंकन एयरलाइन ऑपरेट करती थी, वक्त गुजारी के लिए कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर रखी होती थी। 45 साल उम्र होने के बावजूद वो बमुश्किल 30 साल का दिखाई देता था और अभी तक कुंवारा था। उसका फलसफा जिंदगी बड़ा अजीब था और वो अपने साथियों से अक्सर कहा करता था कि अगर शादी के बगैर काम चल रहा है तो ये झंझट पालने की जरूरत ही क्या है। ठीक 20 मिनट के बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और राजन सिंघे ने बड़बड़ाते हुए सिन्हाली जबान में धनराज बहादुर को गाली दे दी। साला डॉलर टिप के लिए कैसा बावला हुआ जाता है। दरवाजा खोलने पर उसे फिर धनराज बहादुर का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। उठा लो, उसने निगाहें गलत डालते हुए अपनी जेब से $1 निकाला और ट्रे पर फेंक दिया। नाश्ते का बिल तो एयरलाइन ने अदा करना था, लेकिन राजन सिंघे ने टिप देने में कभी बुखल से काम नहीं लिया था। भारत, नेपाल और श्रीलंका के करीबन तमाम 5 स्टार होटलों के वेटर उसे पहचानने लगे थे। धनराज बहादुर ने $1 का नोट अपनी जेब में डालते हुए करीबन झुककर उसका शुक्रिया अदा किया और कमरे से बाहर आ गया। राजन सिंघे ने दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातचीत शुरू की और उसे अगले 24 घंटे के बाद उसी होटल में रात गुजारने का मुजदा सुनाकर फोन बंद कर दिया। उसे ये फ्लाइट लेकर खटमंडू से दिल्ली, वहां से लाहौर और उसी तरह वापस आना था, जिसके बाद 2 दिन आराम के मिलने थे, जिससे राजन सिंघे ने भरपूर फायदा उठाने का मंसूबा अभी से बना लिया था। फ्लाइट की रवानगी शाम 7 बजे थी और उसे 4 बजे एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करनी थी, क्योंकि जहाज में सामान की लोडिंग और अनलोडिंग उसी की निगरानी में की जाती थी। राजन सिंघे ने करीबन 11:30 बजे होटल से चेकआउट किया और एयरलाइन के ऑफिस चला गया। यहाँ उसे अपने साथियों से गपशप लगाने का मौका मिल जाया करता था। नाश्ता किए उसे करीबन 3 घंटे हो गए थे। यहाँ उसके साथियों ने स्टीवर्ड फ्रैंकलिन की शादी की खुशी में छोटे से जश्न का एहतमाम कर रखा था। राजन सिंघे ने भी अपने साथियों की देखा देखी स्कॉच का एक छोटा पैग ले लिया। हालांकि ये खिलाफे कानून बात थी, क्योंकि फ्लाइट वाले दिन इन लोगों को ड्रिंक करने की इजाजत नहीं थी। राजन सिंघे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का कभी जानबूझकर मुर्तकिब नहीं हुआ था, लेकिन आज तो यहाँ सभी डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा रहे थे, फिर वो क्यों पीछे रहता। 15-20 मिनट के बाद यह हंगामा फुरो हुआ तो वो एयरलाइन स्टाफ के कॉमन रूम में टीवी के सामने बैठ गया। दोपहर करीबन 1:30 बजे उसे अपने पेट में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। बमुश्किल वो वॉशरूम तक पहुंचा और जिंदगी के बदतरीन डायरिया का शिकार हो गया। उसकी उल्टियां तो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। साथियों ने राजन सिंघे को बदिक्कत तमाम इमरजेंसी में पहुंचाया, जहां से उन्हें बताया गया कि वो 3-4 दिन तक किसी फ्लाइट पर जाने के लायक नहीं रहा। ये कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं थी। उमूमन ऐसी इमरजेंसी पेश आती रहती थी, इसलिए एयरलाइन की तरफ से खुसूसन इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कुछ अमले को स्टैंड बाय रखा जाता था। 3 बजे फ्लाइट इंजीनियर नारायण दत्त को हुक्म मिला कि वो इमरजेंसी ड्यूटी के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाए। नारायण दत्त फोन रख कर मुस्कुराया और उसने फौरन ही एक लोकल कॉल के जरिए ये इत्तला दीवान चंद को दे दी, जिसने वेल डन कहकर फोन रख दिया। नारायण दत्त अब एयरपोर्ट की तरफ आज़म सफर था, जहां उसने अचानक मिलने वाली उस ड्यूटी पर सख्त नागवारी का इजहार करते हुए अपने साथियों को बताया कि आज उसे कितना अहम काम छोड़कर आना पड़ा। वो बोला, ये साला राजन सिंघे भी बड़ा अजीब आदमी है। किसने कहा था बेवक्त ड्रिंक करने को? उसने बज़ाहिर दिल की भड़ास निकाली। कैप्टन दास ने उसके कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, लीव इट यार,
और नारायण दत्त ने उसकी बात मान ली। थोड़ी देर बाद ही जहाज पर मुसाफिरों के सामान की लोडिंग शुरू हो गई। अब सामान खोरनोश और दूसरी जरूरियात अंदर पहुंचाई जा रही थी। इस सारे ऑपरेशन की निगरानी नारायण दत्त कर रहा था। लोडिंग मामूल के मुताबिक हो रही थी और किसी को इस बात की जरूरत नहीं थी कि वो खामखा उस बड़े सेफ नुमा डिब्बे को खोल कर देखे जिसमें मामूल के सामान के अलावा कुछ गैर मामूली सामान भी जहाज में पहुंच चुका था। मुसाफिरों ने चेक इन शुरू कर दिया और अभी आधे मुसाफिर ही बमुश्किल जहाज में दाखिल हुए थे जब नारायण दत्त का काम मुकम्मल हो गया। जहाज की निचली मंजिल पर लोडिंग मुकम्मल होने की इत्तला उसकी तरफ से मिलने पर मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी स्टाफ के 2 मेंबरान अंदर आ गए, जिन्होंने बड़ी बददिली से अंदर अलमारियों और गैलरियों में तरतीब से रखे सामान पर सरसरी नजरें दौड़ाईं और असबात में सर हिला दिया। नारायण दत्त ने पहले से गत्ते में फंसे कागज उनकी तरफ बढ़ाए। दोनों ने बारी बारी अपने दस्तखत जब्त कर दिए। नारायण दत्त ने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और उनके साथ ही जहाज के पेट से लगी सीढ़ी के जरिए बाहर आ गया। तीनों अब ग्राउंड पर खड़े बातें करते हुए उन मुसाफिरों की तरफ देख रहे थे जो कतार में लगे जहाज में सवार हो रहे थे। फिर दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर उससे हाथ मिलाकर अपने लिए मुंतजिर कार में बैठकर लाउंज की तरफ चले गए, जबकि तकनीकी अमले ने जहाज की निचली मंजिल को लॉक करना शुरू कर दिया। अगले 15 मिनट बाद चेक इन मुकम्मल हो गया और अब नारायण दत्त जहाज में दाखिल हो रहा था। वो मामूल के मुताबिक फर्स्ट क्लास में अपने लिए पहले से मुख्तस सीट पर बैठ गया। पैनल की तमाम लाइट्स एक एक करके रोशन हो रही थी। कैप्टन दास ने जहाज के मामूल के कल पुर्जे चेक कर लिए थे और अब वो एटीसी की तरफ से अगले इशारे का मुंतजिर था। उसने मामूल का सवाल किया, मौसम की क्या पोजीशन है? हालांकि उसे इल्म था कि मौसम ठीक है। दूसरी तरफ से जवाब मिला, एकदम शानदार, जबरदस्त। कैप्टन दास ने कहा, थैंक गॉड, अब देर किस बात की है? एटीसी से जवाब मिला, रनवे क्लियर हो रहा है। और अगले ही लम्हे सब्ज लाइट टिमटिमाने लगी, जिसका मतलब था कि वो टेक ऑफ कर सकता है। फर्स्ट क्लास में मौजूद फ्लाइट पर सरकामनी ने माइक संभाला और मुसाफिरों से मुखातिब था। ख़वातीनो हज़रात, कैप्टन दास और उसके अमले की तरफ से आपको खुशामदीद। हम परवाज के लिए तैयार हैं। सीट बेल्ट बांध लें और अपने सामने की सीट में रखी एहतियाती तदाबीर की किताब पढ़ लें। श्रीलंका एयरलाइन के इंतखाब का शुक्रिया। उम्मीद है हमारा सफर आपके साथ बहुत खुशगवार गुजरेगा। बोइंग 737 के मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया कि फ्लाइट इन टाइम थी, क्योंकि ऐसा यहाँ बहुत कम होता था। पहाड़ी इलाका और बादलों की वजह से उमूमन फ्लाइट्स लेट हो जाया करती थीं। बिजनेस क्लास में बैठे नुमान ने एक मरतबा फिर कनखियों से अपने दाएं तरफ की आखिरी रौ में बैठे उस लंबे तड़ंगे स्याही माइल गंदुमी रंग वाले नौजवान को देखा और दोबारा अपनी नजरें अखबार पर जमा दी। अपनी तरबियत या आदत के मुताबिक वो उमूमन जहाज में बैठते हुए अतराफ का जायजा ले लिया करता था। न जाने क्यों ये नौजवान शुरू ही से उसे खटक रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे नौजवान जो दिखाई देने की कोशिश कर रहा है वो ऐसा है नहीं, और उसके कपड़ों से लेकर बैठने के स्टाइल और आंखों पर लगी रेबन ऐनक की तरह सब कुछ जाली है। उसने सोचा, भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना इससे। उसने दिल्ली उतर जाना है 2-2.5 घंटे बाद, फिर ये मेरा मसला तो नहीं। और वो एयर होस्टेस की तरफ मुतवज्जे हो गया जो उसके सीट संभालने के फौरन ही बाद खिदमत पर जुट गई थी। एयर होस्टेस जिसके सीने पर मोनिका के नाम की प्लेट सजी थी, उसके सामने ट्रे में नीम गर्म तौलिए लिए खड़ी थी। नुमान ने शुक्रिया अदा करते हुए तौलिया उठाया, उसे खोलकर 2-3 मरतबा लहराते हुए कदरे ठंडा होने और उससे अपना मुंह साफ करने के बाद तौलिया दोबारा उसके सामने रख दिया। जहाज ने रनवे पर टैक्सी करने के बाद अब रफ्तार पकड़ ली थी।